हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि हम लोगों ने 3 लेक्चर एंसेंट हिस्ट्री में घटना चक्र शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने जैन धर्म और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मौर्य पीरियड को पढ़ा, हर्यक वंश को पढ़ा और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हमें लोग पढ़ना है, वो हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य पीरियड के बाद जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम आता है उसको हमें आज स्टडी करनी है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्यारी सी, कि चैनल पे पहली बार आए तो फॉलो कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को रिवाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, फिजिक्स भी शुरू कर दी गई है आपकी, और बचे हुए बस केमिस्ट्री और जो मिडवल हिस्ट्री उसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो, पीडीएफ अगर आपको समझ में आती है, बाकी अगर आपने वीडियोस देखी होंगी उस आधार पे, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और वहां से सारी इंफॉर्मेशन आप लेकर पेमेंट करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। और अधिक अपडेट्स के लिए, क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। और एक मेरे द्वारा एक नया इनिशिएट चलाया जा रहा है, वर्ल्ड मैप जो हम लोग करते हैं एटलस मैपिंग का, हम लोग एटलस में ही पूरी प्रॉपर मैपिंग कर रहे हैं। आप लोग जरूर उस क्लास को देखिएगा, काफी अच्छा सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं उस पर, और जो लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पे वो जरूर उसे देखिए, ताकि आपकी मैपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्योत्तर काल में। तो देखिए मौर्योत्तर काल क्या था कि जो मौर्य युग का जब समापन होता है, मौर्य युग में कौन कौन आता है, अगर आप देखोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो रहते हैं संस्थापक उसके, और अंतिम जो शासक होता है बृहद्रथ, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन शुंग वंश का भी जो अंतिम शासक होता है उसे भी मार दिया जाता है कर्ण वंश के द्वारा, और आंध्र प्रदेश में कर्ण वंश की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखते हैं मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में हिंद यवन शासक जैसे स्ट्रैटो सेकंड, जो कि 25 बीसी से 10 एडी में सीसे के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? सीसे के। यानी मौर्योत्तर काल में आपको हिंद यवन शासक भी देखने को मिलेंगे। और अफगानिस्तान के ए खानम से अगाथोक्लिच के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और जिन पर वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण का चित्र बना है। तो ध्यान देना, कई बार पूछ लिया था कि वासुदेव यानी कृष्ण और संकर्षण का जो चित्र है वो किसके सिक्कों से मिला है, तो अफगानिस्तान के सिक्कों से मिला है। वहीं रुद्रदामन की बात करेंगे, जो एक शक शासक था, शक वंश का, और ये बहुत ही प्रतापी शासक था। इसने 130 से 150 ईस्वी तक हमारे गुजरात की जूनागढ़ पे शासन किया, मतलब गुजरात पे। और वहां के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, जो गिरनार गुजरात से प्राप्त होता है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है और संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख भी माना जाता है। ध्यान देना कि संस्कृत भाषा की अगर हम पहली रचना की बात करेंगे तो पाणिनि की अष्टाध्यायी होती है, लेकिन यहाँ पर हम शिलालेख की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम शिलालेख क्षेत्रीय भाषा में, या तो प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में, पाली भाषा में, इन भाषाओं में लिखे जाते थे। लेकिन संस्कृत भाषा में पहली बार ऐसा था कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया था। और इस अभिलेख में संस्कृत की जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना भी पेश किया जाता है। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो रुद्रदामन ने कराया था। हालांकि सुदर्शन झील का जो निर्माण था सौराष्ट्र में, वो पुष्यभूति गुप्त के द्वारा कराया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरीके से क्या था, प्रतिनिधि था, जो सौराष्ट्र में शासन करता था, उसकी मतलब उसके पक्ष के रूप में सौराष्ट्र में शासन करता था। तो उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। लेकिन जब सुदर्शन झील को दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ा, यानी कि जीर्णोद्धार कराया गया, तो रुद्रदामन ने बिना बेगार के, यानी किसी से फ्री में मजदूरी नहीं कराई, बल्कि सबको वेतन दिया गया, और उसके बदले में उसने क्या किया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। आगे देखते हैं, कार्दमक शासन चस्टन ने रजत और ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। अब देखिए मौर्योत्तर काल में क्या होता है, थोड़ा स्टोरी आपकी कम क्रोनोलॉजी बन पाती है, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको यहां से पूछी जाती है एग्जाम में। अब जैसे इसको देखें तो डिगेट्रियस की बात करेंगे, ये हिंदू यूनानी शासक था। रुद्रदामन की बात करें तो शक शासक था। गोंडो फर्निस की बात करें तो पहलव शासक था। और विम कटफिसस, कुजुल कटफिसस, कनिष्क, ये सभी कुषाण वंश के शासक थे, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे देखते हैं, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में ध्यान देना कि उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे वो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि कुषाणों में सबसे अधिक विम कटफिसस और कुजुल कटफिसस ने मिलकर जो है कि सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन यहाँ पर तांबे के सिक्के भी लोग सबसे ज्यादा जारी करते हैं। कुषाण शासकों ने नियमित और पूर्ण रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, नियमित और पूर्ण रूप से सोने के सिक्के चलाए, जबकि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने किया था। प्रचलन जो है कि इंडो ग्रीक राजाओं ने किया था, हिंद यवन शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। लेकिन हिंद यवन शासकों के बाद जब शक वगैरह चले जाते हैं, पहलव कुषाण, मतलब पहलव चले जाते हैं, कुषाण आते हैं, तो उन्होंने जो है कि इसको रेगुलर तौर पे इसे जारी किया। और कुषाण शासन कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध से बहुत प्रेरित थे, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित थे, और ये हीनयान शाखा के हैं।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुषाण शासकों में विम कटफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे और कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे, क्योंकि कुजुल कटफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था और इसका बेटा होता है विम कटफिसस। इसी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, अर्थात कि जो कुषाण वंश था उसका संस्थापक जो है कि कौन था, उसका संस्थापक था कुजुल कटफिसस जो है कि उसका संस्थापक था और उसने तांबे के सिक्के जारी किए। लेकिन जब बाद में उसका बेटा था विम कटफिसस तो इसने तांबे के सिक्के की जगह सोने के सिक्के जारी किए। अच्छा, यौधेय की बात करेंगे तो ये सिक्कों पर किस देवता का अंकन देखने को मिलता है, तो कार्तिकेय का देखने को मिलता है यौधेय सिक्के पर। इसका प्रमाण क्या, पुराण है, अष्टाध्यायी है, बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से यह प्रमाण मिलता है कि जो यौधेय सिक्के उस पर कार्तिकेय के देवता के अंकन होते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो ध्यान देना कि जो आपको सारनाथ में महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिखती है उसका निर्माण आपको मथुरा में देखने को मिलेगा और इन्होंने अपने राज्यारोहण 78वें ईस्वी के समय इस समय सारनाथ में स्थापित किया था और 78 ईस्वी को ही जो है कि शक संवत भी कहा जाता है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि विक्रम संवत की बात करेंगे तो 57 बीसी होता है और शक संवत की बात करेंगे तो 78 ईस्वी एडी होता है। नेक्स्ट है आपका शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर 1 चैत्र यानी कि 1 तारीख को जो है कि अर्थात कि मार्च में शुरू होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में किस एक तदनुरूप है, तो 22 मार्च 21 मार्च, यानी आप चाहे 1 जनवरी की बात कर लो या फिर जो है कि 21 मार्च की बात कर लो। फिर यहाँ पे दिसंबर 2009 में शक संवत का ये तो खैर अलग तरीका है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अश्वघोष की बात करें तो ये कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष की बात करेंगे तो ये कनिष्क के राजकवि थे यानी कुषाण वंश के। और वसुमित्र की बात करेंगे तो ये आश्रित विद्वान थे जो है कि कनिष्क के आश्रित थे। और कवन की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी के थे। ठीक, आगे देखते हैं अश्वघोष की बात करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अश्वघोष हो गए, नागार्जुन हो गए, पार्श हो गए, चरक हो गए, ये चारों ही कनिष्क के दरबार में थे। जबकि पतंजलि ने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की ये शुंग काल से संबंधित थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे, जबकि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी है, नागार्जुन, पार्श और चरक, चरक जो है कि ये सभी के सभी किसमें संबंधित है, कनिष्क के काल से संबंधित है, कुषाण काल में। आगे देखते हैं कि रबतक अभिलेख, ध्यान देना रबतक अभिलेख कई बार पूछा गया। ये अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किया गया और यह अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। कई बार पूछा गया रबतक अभिलेख किस शासक से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम देखने को मिलते हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा। ये चारों ही जो आपके महाजनपद और बौद्ध से संबंधित माने जाते हैं। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो जीवक ने प्राप्त की थी और चरक ने। चरक को तो जो है कि आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है और जीवक ध्यान दीजिए बिंदुसार के जो है कि दरबार में था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे और इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसको धनदेव ने लिखा था। अयोध्या अभिलेख, जी अपने यूपी का ही अयोध्या अभिलेख था। यहां से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। शुंगों के जो पूर्वज थे वो मूलतः उज्जैन के थे। अंतिम शासक इसमें देवभूति थे। उनके अमात्य वसुदेव द्वारा उसकी मृत्यु यानी हत्या कर दी गई और कर्ण वंश की नींव रखी गई। इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लेक्चर नंबर 3 में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, जहां से आप यूपी पीसीएस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि सारे के सारे हमने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं और उसकी क्लासेस भी लगभग कंप्लीट करा दी गई है। क्योंकि ये घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स में आरओ में जो है कि 55 से अधिक प्रश्न सीधे डायरेक्ट जीएस में पूछे गए थे और इसी तरीके से यूपी पीसीएस में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ को बाय करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आइए टॉपिक पर चलते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। जैसे क्या होता था कि उस समय क्या होता था, कोई भी वर्ण किसी भी जाति के साथ विवाह कर लेता था और एक नया वर्ण तैयार करता, तो ऐसी व्यवस्था को उसने रोका और चारों वर्ण को एकजुट किया गया। इसीलिए उसे चातुर्वर्ण या वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो शासक थे वो सातवाहन थे और इनका संस्थापक था सिमुक। और गौतमीपुत्र सातकर्णी इसी सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक भी था और ये मुख्य रूप से ये लोग अपने आप को ब्राह्मण वंश का मानते थे। इसने कर्ण वंश के शासक सुशर्मा का वध करके शासन स्थापित किया। तो जरा अगर आप क्रोनोलॉजी को देखोगे तो मौर्य ने जो है कि किसको मारा था, जो
नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को मार के मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्यों के जो अंतिम शासक थे वृहदत्त, उसको मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और फिर पुष्यमित्र शुंग के अंतिम शासक को जो है कि मार के कर्ण वंश की स्थापना की गई, और कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मार के किसने, सातवाहनों ने जो है कि अपने शासन की स्थापना की आंध्र प्रदेश में, और इसके संस्थापक सिमुक थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो न्यान चाउ। अगला पॉइंट है यहाँ पे, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी, मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश और कुषाण वंश, इन दोनों की ही सीमाएं थी, क्योंकि मौर्य का जो साम्राज्य था वो कर्नाटक तक दक्षिण भारत में, इधर महाराष्ट्र गुजरात सौराष्ट्र तक था, उत्तर में आपको गांधार तक देखने को मिलेगा, और पश्चिम पूरब में तो था ही था ये, ठीक है। तो इस तरीके से मौर्य वंश और कुषाण वंश ये दोनों सबसे बड़े और प्रभावशाली वंश थे। इसके बाद कुषाण काल की बात करेंगे, जो कि प्रथम शताब्दी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई और स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति यहाँ पर कर दी गई। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति हुई और बाल विवाह देखने को हमें मिलती है कुषाण काल में। हिंद यवन शासक मिनांडर के 16 सिक्के बैराट से प्राप्त हुए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिसमें गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली थी। तो मथुरा शैली और गांधार शैली ये दोनों ही कुषाण कला में जो है कि या कुषाण शासन में डेवलप होती है। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:3 था, यानी अगर एक सोने का सिक्का आपके पास है तो उसके बदले आपको 35 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे शक क्षत्रप के समय में। अब यहाँ पे कुछ राजवंश है और उनके सिक्कों की धातु है। जैसे कुषाणों ने सबसे अधिक क्या किया, स्वर्ण एवं ताम्र चलाए, क्योंकि जो कुजुल कटफिसस था, जो कुषाण वंश का संस्थापक था, उसने तो चलाए थे तांबे के सिक्के, लेकिन उसका बेटा जब विम कटफिसस आता तो उसने स्वर्ण सिक्के चलाए। गुप्त पीरियड में क्या था, स्वर्ण सिक्के भी चलाए जाते थे, और रजत मतलब था चांदी के जो है कि चलाए गए। कलचुरी वंश की बात करेंगे तो इन्होंने स्वर्ण रजत और ताम्र तीनों के चलाए थे। सातवाहनों की बात करेंगे तो इन्होंने कभी भी स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए, बल्कि चांदी तांबे शीशे और के सिक्के जारी किए। तो शीशे का सबसे अधिक ये लोग सिक्के जारी करते हैं। तक्षशिला जो लेख है ये पथिक के द्वारा लिखा गया। अफगानिस्तान का बमियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, बट अब ये नष्ट हो चुकी तालिबान सरकार के द्वारा। तो अफगानिस्तान का जो बामियान पहाड़ी थी, ये महात्मा बुद्ध की जो है कि प्रतिमा वहां पे बनवाई गई थी काट के। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को ही हम गांधार शैली कहते हैं, यानी यूनान की जो हेलेनिस्टिक कला थी, कौन सी हेलेनिस्टिक कला, और भारत की जो देसी कला थी, इनका मिश्रण होने से गांधार शैली का विकास होता है, जिसको शक शासकों और कुषाण शासकों ने सबसे अधिक संरक्षण दिया। और इनमें जो बनी हुई मूर्तियां थी वो हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग करके बनाई जाती थी। यूनानी शासक 326 बीसी में आते हैं, शक जो है कि प्रथम शताब्दी में आते हैं, और कुषाण पहली शताब्दी एडी में आते हैं। तो इस तरीके से क्रम भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हिंद यवन शासक आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो डेरियस प्रथम था, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी कह दिया जाता है। तो यहां पर देखना है कि सबसे पहले जो है कि जो डेरियस प्रथम थे, इसी ने, जो कि ईरानी शासक था, इसने जो है कि पहले भारत में अपना शासन किया कुछ भाग में। आंध्र सातवाहन की बात करेंगे, आंध्र इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में इन्होंने अपना सातवाहन जो है कि वंश की स्थापना की कर्ण वंश को मार के, और सातवाहनों के संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। तो राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। और वास्तविक इनकी राजधानी थी जो प्रतिष्ठान या पैठान के रूप में। गौतमी पुत्र सातकर्णी को उसकी मां गौतमी बलसरी के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण, एका ब्राह्मण कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, यानी कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ऐसा इसलिए कि सातवाहनों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की जाति माना था, और ये मानते थे कि हम पूरे ब्राह्मण समुदाय की रक्षा करते हैं, स्पेशली गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसलिए उसकी माता जो गौतमी बलसरी ने नासिक अभिलेख लिखा था, उसमें अपने बेटे को अद्वितीय ब्राह्मण या एका ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक भी कहा था। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे राजधानी को लेके। जैसे शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, क्योंकि ये लोग मगध में शासन कर रहे थे, पुष्यमित्र शुंग। सातवाहनों की राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। कदम्ब की राजधानी बनवासी थी। चंदेल की राजधानी महोबा, जो कि चंदेलों का जो वंश था खजुराहो के आसपास, तो महोबा इसकी राजधानी थी। फिर कालक्रम की बात करेंगे अगर हम मौर्योत्तर काल में, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हम बात करें सातवाहन शासक की, जो कि प्रथम शताब्दी बीसी में आया था ये, और फिर वाकाटक आएगा आपका सेकंड नंबर पे, जो कि तीसरी शताब्दी यानी एडी में। फिर चालुक्य शासक की बात करेंगे, जो कि मूलराज प्रथम ने इसकी संस्थापना की थी, 10वीं शताब्दी में आएगी, ठीक है। और जो वाकाटक शासन था, इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। तो अगर हम इन तीनों में बात करें तो सातवाहन शासक, फिर वाकाटक, फिर चालुक्य। सातवाहन की स्थापना सिमुक ने की थी, वाकाटक की स्थापना विंध्य शक्ति ने, और चालुक्य की स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी।
फिर यहाँ पर हम देखते हैं सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास होता है। सातवाहनों ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। और संस्कृत क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों की मूल भाषा मानी जाती थी। ब्राह्मण लोग जो है कि जितने भी ग्रंथ वगैरह लिखते थे वो संस्कृत भाषा में लिखते थे, इसलिए इन्होंने इस भाषा पर ज्यादा फोकस किया। और हाल की बात करेंगे, ये हाल जो है कि घटनाक्रम नहीं बल्कि एक हॉल जो है कि एक लेखक थे जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। इसके दरबार में गुढ़ाढ्य सर्ववर्मन थे, ठीक है। और गुढ़ाढ्य की जो रचना थी, ध्यान देना, गुढ़ाढ्य और सर्ववर्मन थे। तो गुढ़ाढ्य ने जो रचना की थी वो बृहत कथा की थी, और जबकि सर्ववर्मन ने कांत्रत नामक एक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। हाल के दरबारी कवि थे। वहीं सातवाहन शासकों ने कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया था, यानी कि जो ग्रामीण या जो आम जनता की जो पक्ष है उनको जो है कि ज्यादा फोकस किया। और सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, और जिसको विंध्य शक्ति के द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें प्रवर सेन आपने सुना होगा, ये प्रवर सेन जो इसका पुत्र था वो सबसे शक्तिशाली माना जाता था वाकाटक शासन में। अमरावती स्तूप यानी आंध्र प्रदेश में बात करेंगे, जिसको आर्यक स्तंभ भी कहा जाता है। तो आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिली यहाँ पे अमरावती गांव में। अब यहाँ पे कुछ लोगों की हम बात करेंगे अभिलेखों की, जैसे नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो गौतमीपुत्र सातकर्णी समेत है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग में थे खारवेल राजा से। भीतरी स्कंदगुप्त अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, सॉरी भीतरी जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है, और पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख से संबंधित है, ठीक है। और गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे इक्ष्वाकु वंश की। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराण में श्री पर्वती कहा गया। जैसे कन्नौज को श्री महोदय कहा जाता था, यानी महोदय श्री, इसका एक दूसरा नाम था महोदय श्री। सेम उसी तरीके से इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती भी कहा जाता है, यानी श्री पर्वत का शासक। तथा आंध्र भृत्य को आंध्रों का नौकर भी कहा जाता था, तथा आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर भी इन्हें कहा जाता था। और पहले वे सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, जिसके संस्थापक कौन थे? श्री शांतमूल थे, यानी इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक शांतमूल थे। अब यहाँ पर एक पुस्तक आती पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और अरिकमेडु में हुई खुदाई से अनेक बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति पता चलती है, जो कि रोमन मिस्र बंदरगाहों की व्यापार की जानकारी मिलती है। कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। आगे देखें, कलिंग के चेदी राजवंश, ध्यान देना, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, और इसे महामेघ वंश की भी स्थापना मानी जाती है। उदयगिरी की 18 तथा खंडगिरी की 15 गुफाएं थी, और ये सारी की सारी गुफाएं जो है कि कलिंग राजा खारवेल के द्वारा जैन धर्म या बौद्ध धर्म, ध्यान देना, फिर से मैंने पूछा आपसे, जैन धर्म से संबंधित थी। इनमें प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं थी, यानी कि कुछ तो नेचुरल थी और कुछ जो है कि काट के बनाई गई थी। तो अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जहां से फिर से प्रश्नों की बौछार आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल की जो हमने क्लास देखी थी मौर्य काल की, वहां पर सबसे अधिक आपको प्रश्नों की बौछार देखने को मिली, क्योंकि प्रश्न वहां से सबसे अधिक बनते हैं। और अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल, जहां से प्रश्न आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। तो गुप्त काल की बात करें और गुप्तोत्तर काल, इसमें दोनों ही बात करेंगे। तो हम यहाँ पे 319 से लेके 500 ईस्वी तक हम बात करेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इसका कार्यकाल 319 से 335 था, जो कि चंद्रगुप्त इसका संस्थापक नहीं था। ध्यान देना, गुप्त वंश का जो संस्थापक रहेगा वो श्रीगुप्त रहेगा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का भी पिता था, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए शासन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं। महाराजा धीराज इन्होंने उपाधि धारण की, और वाकाटक शासन प्रवर सेन प्रथम से ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। अभी तक आपने पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जो आपको अयोध्या अभिलेख से जानकारी देते हैं, जो कि आपके यूपी में। लेकिन वाकाटक शासन, जो कि आपको सातवाहनों के सामंत देखने को मिलेंगे, प्रवर सेन इंपॉर्टेंट है। वाकाटक की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने की, और उसका जो पुत्र था प्रवर सेन, इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। प्रवर सेन की एक सेकंड ने सेतु बंध की रचना की, प्रवर सेन सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम लोग कहते हैं, इसका अन्य नाम देवगुप्त भी है, देवराज भी है, और देवश्री भी है, क्योंकि इसकी ये उपाधि भी थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की बिल्कुल बात मत समझना, ये गुप्त पीरियड चल रहा है हम लोग। समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त यानी क्रम चल रहा है, जैसे श्रीगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त का बेटा आपका समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बेटे के रूप में हम स्कंदगुप्त को देखेंगे, लेकिन अभी हम क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं। तो
समुद्रगुप्त पर जो है कि ये प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इलाहाबाद या प्रयागराज का अशोक स्तंभ का अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? तो हरिसेन ने लिखी, जो उसके दरबारी कवि के रूप में थी। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा राजाओं के नाम भी मिलते हैं, जिसमें क्या करता है समुद्रगुप्त, जिसमें एक नीति अपनाता है जिसका नाम होता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। इट मीन्स कि क्या होता है, दक्षिणापथ के जो राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीत लिया किंतु फिर बाद में उसे वापस कर दिया उस नीति के तहत और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। मतलब वहां से पैसा वगैरह टैक्स वगैरह जितना लेना था वो सारा का सारा धन संपदा लूटा और फिर वापस आ गया जो है कि अपने उत्तर भारत में, और दक्षिण के राजाओं को पुनः वो राज्य जो है कि दे दिया, मतलब उनका राज्य स्वतंत्र करके कि आप अपना शासन करते रहो, हमें आपके शासन पे नहीं करना है क्योंकि इतना बड़ा हम साम्राज्य नहीं संभालेंगे बल्कि हम उत्तर भारत में रहेंगे। तो इसे एक नीति का नाम दिया था ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि पहले ग्रहण किया फिर मोक्ष के रूप में जो है कि अपना त्याग कर दिया। क्लियर होगी बात? तो प्रयाग प्रशस्ति में इसकी जानकारी दी जाती है। फिर यहां हम देखते हैं कनिंघम के अनुसार प्रयाग प्रशस्ति लेख कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया जो कि अकबर के द्वारा, और जिसमें जहांगीर का एक लेख और रानी का अभिलेख और अशोक के द्वारा कौशाम्बी में के महामात्रों को संघभेद रोकने का निर्देश भी इसमें जानकारी आपको मिलती है। और अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्त की एक उपाधि भी थी पृथ्व्या, प्रथम वीर, यानी कि समुद्रगुप्त के रूप में इसको माना जाता है कि पृथ्वी का ये प्रथम वीर है। हालांकि विशाख दत्त एक नाटक जो लिखते हैं उनका नाम होता है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। विशाख दत्त ने एक और पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस, लेकिन मुद्रा राक्षस से ज्यादा इंपॉर्टेंट देवी चंद्रगुप्तम होती है। अब दक्षिण भारत के अगर हम शासकों की बात करेंगे जिसको उन्होंने जो है कि छोड़ दिया था ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति में, जैसे धनंजय जो है कि कुस्तलपुर से थे, नील राज आपके अवमुक्त से, उग्रसेन पलक्का से थे और विष्णु गोप आपके कांची के थे। इनके जो बड़े भाई थे रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बड़े भाई रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। ध्यान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया जो कि रामगुप्त जो है पुत्र है समुद्रगुप्त का। ध्यान देना, रामगुप्त जो है कि पुत्र है समुद्रगुप्त का। और हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल तथा स्कंदगुप्त ने पराजित भी किया। यानी कि जो पूछा था ना हुणों का सबसे पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो गुप्त पीरियड में हुआ, और गुप्त पीरियड में भी किसके शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। और हुणों को सबसे पहले हराया भी किसने, तो स्कंदगुप्त ने ही पराजित किया। और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख में उल्लिखित की गई है जो कि पुष्यमित्र के आक्रमण की चर्चा और यूपी के गाजीपुर से मिलता है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, भीतर गांव मंदिर आपके कानपुर में है। भीतरी स्तंभ लेख जो वाराणसी से 60 किलोमीटर दूरी पे गाजीपुर जिला है वहां पर मिलता है। आगे देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, क्यों जो है कि गुप्त साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि यहाँ पे हुणों का आक्रमण हो रहा था। हालांकि स्कंदगुप्त ने पराजित तो कर दिया था लेकिन उसके बाद भी कई सारे हुणों के आक्रमण होते रहे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाए, नहीं टिक पाए जो है कि। फिर प्रशासन का सामंती ढांचा यहाँ पे था, प्रशासन जो करने का तरीका था वो सामंती ढांचा था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, जो उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे उन्होंने फिर धीरे धीरे जो है कि बौद्ध धर्म में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी। आगे चलते हैं शक विजेता की बात करेंगे, तो शक विजेता के लिए अगर हम वर्ड यूज करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी और दूसरी उपाधि थी सकारी, क्योंकि शकों का मतलब शकों का सर्वनाश करने वाला ये व्यक्ति था इसलिए इसको सकारी भी कहा था। पश्चिम भारत के अंतिम शक चांदी के सिक्के जारी राजा रुद्र सिंह द्वारा, और इनको परास्त कर सत्ता का उन्मूलन किया और जिसके वजन 30 से 33 ग्राम तक मतलब ग्रेन तक था। चांदी की बात करेंगे तो रजत के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। और मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था कि कुषाण शासकों ने जो है कि तांबे के और सोने के सिक्के जारी किए, जबकि अगर मैं सातवाहनों की बात करूंगा तो उन्होंने सोने के नहीं बल्कि तांबे के किए थे और शीशे के किए थे और चांदी के किए थे। उसी तरीके से गुप्ता पीरियड में किसके मिले थे, आपको चांदी और सोने के मिलेंगे। फाहियान की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इसके काल में ये भारत आया था। और कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो मंदसौर अभिलेख इसका है और पतिक ने जो है कि तक्षशिला अभिलेख लिखा था। ध्यान देना, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख होता है और पतिक जो है कि वो तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है। अब यहाँ पर हम और बातें समझते हैं। तो जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर देखा कि कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है और पतिक का तक्षशिला अभिलेख है, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि उदयगिरी जो है कि अभिलेख थी और समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख। ध्यान देना, समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख भी
अब दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। तो मंदसौर अभिलेख किसका था? स्कंदगुप्त का था। शासक और रानियां, ये कई बार दोस्तों पूछा जाता है, गुप्ता पीरियड में ये बहुत फेमस है, तो ये प्रश्न याद रख लेना। जो चंद्रगुप्त है, ध्यान देना, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि श्रीगुप्त का बेटा है, इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इसकी पत्नी का नाम है दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो इसकी पत्नी का नाम है कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम की बात करेंगे तो इसकी पत्नी का नाम है अनंत देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त आते हैं प्रथम, फिर उसका समुद्रगुप्त आते हैं, फिर उसका चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, फिर उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं। तो चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम कुबेर नागा और कुमारगुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी। अब याद करने का तरीका क्या है आपको? आप दो रानियों के नाम याद कर लो, किसी भी दो रानी के, आप मैचिंग आराम से कर लोगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि ईसा की तीसरी सदी से जब हुड़ आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। और उत्तर भारत का जो व्यापार था वो ताम्रलिप्ति यानी कि वेस्ट बंगाल का जो बंदरगाह है, पूछा जाता है कि उत्तर भारत का प्रमुख जो व्यापार करने का जो बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, ये किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम भारत का जो व्यापार करने का जो बंदरगाह था भृगकुच्छ या भड़ौच, तो ये गुजरात से संबंधित था, गुजरात से। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, और इसका प्रमुख कारण था बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्राओं को सुगम करना। वहीं श्रेणी की बात करेंगे तो श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, क्योंकि ये व्यापारिक समूह होते थे। और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था, यानी वो अपने सदस्यों के पारिवारिक मुकदमे में वो न्याय भी करते थे। यानी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं श्रेणी जो कि एक व्यापारिक समूह था, धीरे धीरे एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर रहा था। तो आगे देखते हैं, गुप्त काल की बात करें तो अब हमें इसके आगे ये भी देखना होगा कि गुप्त काल में कौन कौन से क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध थे। जैसे गुजरात की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, यानी बंगाल होता था उस समय, तो पश्चिम और पूरब तो एक भी रहता था क्योंकि बांग्लादेश वगैरह सब यहीं का हिस्सा था। और तमिलनाडु, ये सभी वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आपका मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में वर्णन किया। दुर्भिसंधि का मतलब होता है जो षड्यंत्र रचे जाते थे राजाओं को हटाने के लिए, उनके बारे में पूरी जानकारी दी है। और प्राचीन काल में जो किस वर्ण को जो है कि सार्थवाह कहा जाता था? वैश्य, क्योंकि ये व्यापारियों का एक काफिला होता था जिसको हम सार्थवाह कहते थे। अमरकोश के टीकाकार छिर स्वामी ने लिखा कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पांथों यानी व्यापारियों का अगुआ होता है, उसी को हम लोग सार्थवाह कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सार्थवाह कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम धन्वंतरी की बात करेंगे तो आयुर्वेद शास्त्र के ये प्रकांड पंडित थे। और चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। हालांकि चरक जो है कि कनिष्क के दरबार में थे, और चरक को ध्यान देना कि चरक को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। और भास्कराचार्य की बात करेंगे तो ये खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, यानी कि खगोल शास्त्री भी थे और गणित के बारे में भी जानकारी रखते थे। और इन्होंने सबसे प्रमुख जो है कि कविता किताब लिखी है लीलावती, जो कि गणित की पुस्तक के रूप में माना जाता है। और दूसरा एक ग्रंथ लिखा गया सिद्धांत शिरोमणि, जो कि यह भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। तो गणित के लिए इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट लीलावती को लिखा है। प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति हमें देखने को मिलती है। जैसे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में, जो मतलब प्राचीन भारत में क्या क्या प्रगति हमें देखने को मिलती है गुप्ता पीरियड में। तो देखो, पहली शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के हमें विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग देखने को मिलता है। शल्य औजार का मतलब होता है जो ऑपरेशन करने वाले, क्योंकि उस समय जो है कि चिकित्सा पद्धति हमारी काफी विकसित हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत, यानी कि जो हमारा थीटा वाला जो कोण वाला होता है थ्योरी, उसका भी जो है कि विकास देखने को मिलता है। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है, जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था। फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख भी किया है कि पाटलिपुत्र में स्थित था। वहीं छपड़क की बात करेंगे तो ये रत्न फलित ज्योतिषी भी थे। ये क्या थे? रत्न फलित ज्योतिषी भी थे। आगे देख लेते हैं, अगले पॉइंट को कवर करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है कि किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त होता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो आर्यभट्ट ने ऐसा कहा था। अच्छा, रजत को क्या कहा था? रुपयक भी कहा था या रूपक भी कहा था, यानी कि चांदी को। जो सिक्के चलाए जाते थे गुप्त काल, और गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती थी उसे दीनार कहा जाता था। फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय
में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, यानी कि अगर रोजमर्रे की जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं उसके लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक होते थे उसमें जो शूद्र लोग रहते थे या स्त्री लोग रहते थे, इवन की स्त्री चाहे वो किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी वर्ण की, उसे भी प्राकृत भाषा ही बोलनी होती थी, जबकि उच्च वर्ग वर्ण के लोग संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यहाँ पे एरण अभिलेख से मिलता है। 510 ईस्वी में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये स्कंदगुप्त के एरण अभिलेख जो होता है उसमें मिलता है। तो ये सती प्रथा का पहला प्रमाण आपको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा, एरण अभिलेख में। और गुप्त संवत शुरू की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 ईस्वी में। अब यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम जैसे होते हैं, अशोक को जैसे प्रियदर्शी या प्रियदर्शन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की एक उपाधि है पराक्रमांक कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है, क्रमादित्य। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे नगरों का क्रमिक पतन किस काल की घटना है, तो धीरे धीरे जो है कि गुप्त काल में जो नगरों की वो होता था, मतलब कि पतन होता था, उसके बारे में जो है कि पूरी की पूरी चीजें गुप्त काल में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ध्यान देना कि पहले मैंने आपको बताया था कि सातवाहन वंशों में जो है कि सबसे पहले क्या थे, भूमि अनुदान के प्रमाण मिलते हैं, नहीं भूमि दान के, लेकिन गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिर और उनके ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान में दिए। और इस भूमि से उत्पन्न आय को ग्रहीता कहा जाता था, ग्रहीता को सौंप दिया जाता था। और हिंदू विधि और धर्म शासकों के अनुसार गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा हिस्सा, यानी कि जो भूमि राजस्व दर थी गुप्त काल में, उसमें यह माना था कि जितनी भी उपज होगी उसका जो छठा हिस्सा है वो आपको कहां देना है, राजा को देना होता था। और भूमि कर को क्या कहते थे, उदंग्र या भाग कर तथा उद्रंग तथा भाग कर दोनों ही कहा जाता था। इसके लिए ये स्टेटमेंट यूज होता था। फिर आगे देखें किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था। अपराहत का मतलब होता था बिना जोती बोई हुई, यानी बिना जोती हुई भूमि को या जंगली भूमि को हम अपराहत कहते थे। कुल्यावाप, द्रोणावाप और अधिवाप या अधवाप भूमि माप की इकाइयां। ये जो कुल्यावाप है, द्रोणावाप है, अधवाप है, ये सभी भूमि मापने की इकाई होती थी गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे, और जो कि कर मुक्त होती थी, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। सिंचाई का जो विदक भागम या उदक भाग भी कहते थे सिंचाई को। और हिरण्य की बात करेंगे तो मौर्य काल का एक नगद कर था। ध्यान देना, मौर्य काल में इसको नगद कर के रूप में कहते थे। इट मींस की डायरेक्ट टैक्स की बात हम करेंगे। आगे देखते हैं, उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था, जो उपरनिका था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध हो चुका था। वारंगल क्षेत्र, घंटासाला, कदूरा, चौल, ये सभी गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे। चोल नहीं है, ये चौल है, ध्यान देना। और जहां से विदेशों से व्यापार किया था। कई लोग क्या करेंगे, इसे चोल समझ के छोड़ देंगे। चौल है, कदूरा है, घंटासाला, ये सब बंदरगाह थे। तोरमाड़ की बात करेंगे तो भारत पर दूसरे हुण आक्रमण का नेता था, और जबकि पहला जो हुण आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के नेतृत्व में देखा गया था, मतलब स्कंदगुप्त ने जो है कि हराया था। ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोवर्मन या यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरीके से पराजित किया गया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत के दर्शन किए थे, वो उसका नाम था सुंगयुन। और गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, वही भूमिदान परंपरा जो सातवाहनों ने शुरू कर दी थी, मौर्योत्तर काल में शुरू की थी। आगे देखते हैं, गुप्त काल में जो बलात् श्रम होता था, यानी कि जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसे के बेगारी कराना, उसको विष्टि कहा जाता था। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। यानी इसमें यह होता था कि जनता जो है कि अपने राज्य को या अपने राजा को जो टैक्स देगी, वो टैक्स के रूप में अपना श्रम दे देती थी कि हम श्रम करेंगे, आप क्या, हम मेहनत करेंगे और इसके बदले हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, अर्थात बेगारी। और इसी बेगारी को गुप्त काल में वृष्टि कहा जाता था, वृष्टि। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख प्रभावती गुप्ता सिद्धपुर अभिलेख में वृष्टि का उल्लेख किया जाता है। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में, और महाभारत में इसे चतुरंग कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं इस समय यह खेल यहीं पे खेला जाता था। शूद्रक की एक रचना है मृच्छकटिकम। इसमें चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा के रूप में जाना जाता है, मृच्छकटिकम को। सांख्य दर्शन के जो मतलब कि जनक थे वो कपिल थे, ठीक है। और इन्होंने सांख्य सूत्र नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। अच्छा, सांख्य दर्शन क्या कहता है, जैसे कपिल इसके प्रवर्तक है सांख्य दर्शन के, तो ये क्या कहता है दर्शन, ये कहता है कि पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। यानी जब एक बार व्यक्ति मरता है तो उसका दोबारा जन्म होता है,
था पुनर्जन्म के रूप में, आत्मा के रूप में, और इसमें अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय। यानी अगर व्यक्ति को सत्य और समाज की अज्ञानता है, ईश्वर का अज्ञान है, तो बार बार जो है कि दुखों के कारण बनते रहेंगे और बार बार दुनिया में आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे विवेक प्राप्ति हो जाएगी तो उन ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र साधन बताया। इनके अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। ये हो गया सांख्य दर्शन। योग के 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी योग के अंतर्गत आते हैं। महाभाष्य की बात करेंगे तो महाभाष्य के जो लेखक है वो हमारे पतंजलि महोदय हैं। कुसुमांजलि की बात करेंगे जो कि उदयन की कृत है, मिथिला के मतलब कि इसको नव्य न्याय दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका मूल स्रोत भी इसे कहते हैं। गंगेश ने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी और भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इसका जो आदर्श है, जब तक आप जीवित रहें, सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो ऐसा चार्वाक दर्शन कहा जाता था कि आपको जितनी भी अपने शौक पूरे करने हो, लोगों से उधार लेते रहो, अपने दोस्त यारों से, एक बार मर जाओगे तो कौन जो है कि पूछने जा रहा है तुम्हारा उधार। तो ऐसा चार्वाक दर्शन था, और इसने चारों पुरुषार्थों में काम को जो है कि परम पुरुषार्थ माना, यानी कि जितनी आप भोग विलास के जीवन जीते रहोगे वो सारा का सारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसने लोकायत प्रणाली भी इसे कहा था। लोकायत मतलब जो इस लोक में, इस लोक मतलब होता है कि जो अहलौकिक वाली बात करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को इसने स्वीकारा है। ये कहते हैं कि ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। अगर ईश्वर जो है कि हमारे जीवन को प्रदान करता है जो भी है, तो कहते हैं प्रमाण दिखाओ। भाई किसी व्यक्ति का जन्म जो है कि एक महिला और पुरुष के संसर्ग से होता है, यानी उनके बीच इंटरकोर्स से होता है, न कि भगवान के द्वारा पैदा होता है। तो ये प्रमाण पूछते हैं, इसीलिए इनको जो है कि लोकायतवादी भी कह दिया जाता है। न्याय दर्शन की बात करेंगे तो ये अक्षयवाद भी इसको कहा जाता है, अर्थात तर्क या निर्णय जो है कि इसमें बात होती है कि तर्क या निर्णय, और 16 तत्वों का इसमें अस्तित्व भी है। गौतम कृत इसके द्वारा न्याय सूत्र, यानी कि न्याय के जो दर्शन देते हैं, प्रणेता होते हैं, वो गौतम होते हैं, और इनका एक पुस्तक लिखी गई न्याय सूत्र। अब यहाँ पे हम जरा दर्शन की बात कर ले कि मोक्ष प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है। जैसे न्याय दर्शन कहता है कि जितना आप तार्किक चिंतन करोगे उतना आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ नजदीक आओगे। मीमांसा दर्शन वाले कहते हैं कि आप वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, जैसे ही आपको वास्तविक ज्ञान यानी विवेक का ज्ञान हो जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मज्ञान, अगर आप अपने ही शरीर का ज्ञान करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन या पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, यानी आप जो कर्म करोगे वही आपको फल मिलेगा। आगे देखते हैं, मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। मीमांसा जो दर्शन है वो वेद को शाश्वत सत्य मानता है। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। कर्म तथा उनके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी होती है अपूर्व का सिद्धांत। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है। कैसे हुआ है? अणुओं से। और वैशेषिक जो दर्शन है, इसकी जो भारत में परमाणुवाद का जनक माना जाता है महर्षि कणाद को, यही जो है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता भी हैं। और चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन माना जाता है, जो इसी समाज और इसी संसार की बात करता है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं कि शंकराचार्य के बारे में, जिन्होंने अद्वैत दर्शन के संस्थापक के रूप में शंकराचार्य को माना जाता है। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। इन्होंने प्रस्थान त्रयी का मतलब हो गया उपनिषद पर, ब्रह्मसूत्र पर और भगवत गीता, इन तीनों पर ही जो है कि भाष्य लिखी, यानी एक टीका लिखी, और जिसके बाद इन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया, यानी जितना आपको ज्ञान होगा उतना ही आप मोक्ष के नजदीक पहुंचोगे। अब यहां पर आ जाओ, प्रश्नों पर देखते हैं। एक इस तरीके का प्रश्न होता है कि रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत दिया है, जिसमें सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, भक्ति को मोक्ष का साधन मानते हैं, यानी सगुण ईश्वर जिसके गुण होते हैं, जो आकार वाला होता है, उसे हम ईश्वर मानते हैं। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा विशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य है। अर्थात दोनों में अंतर क्या रहा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, जो एक ऐसी शक्ति है, जो ईश्वर है, वही केवल ओरिजिनल सत्य है, बाकी ये जगत जो संसार है ये मिथ्या है, ये जो है कि मोह माया का एक घर है। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि नहीं, जीव जिस जगत में रह के जो है कि सारे अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, जहां पे आनंदित होता है, वही उसका ओरिजिनल सत्य है और कोई सत्य नहीं है। तो वो इसको मिथ्या नहीं मानते हैं। अब यहां पर हम संवतों की बात कर लेते हैं। जैसे विक्रम संवत की बात करेंगे तो 57 BC कहा जाता है। शक संवत की बात करेंगे तो 78 ईस्वी कहा जाता है। गुप्त संवत की बात करेंगे 319
ईस्वी का आता है। कली संवत्सर की बात करेंगे तो 3102 बीसी। ध्यान देना 3102 बीसी बहुत पुराना माना जाता है। अब यहाँ पे गधैया की बात करेंगे तो ये रजत सिक्का कहा जाता है। गधैया यानी कि ये गधा नहीं बल्कि गधैया ही नाम दिया था रजत सिक्के को। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य हो गया कि 556 प्लस 78 आप जोड़ोगे तो 634 ईस्वी हो जाएगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशियम या सोमवंशियम शासकों का मूल जो स्थान था वो प्रतिष्ठानपुर था, अर्थात दक्षिण भारत था, आंध्र प्रदेश। मौखरी जो थे गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे और इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। ये वही मौखरी वंश है जिसमें आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेंगे, नंदीवर्धन देखने को मिलेंगे, इनके पिता देखने को मिलेंगे और इनकी बहन भी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो सर्ववर्मन क्या है, ये ताम्रपत्र अभिलेख इनका असीरगढ़ से प्राप्त होता है। ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख है, तो सर्ववर्मन ईश्वर वर्मन हो गए आपके। और ईशान वर्मन की बात करेंगे तो हरहा पाषाण अभिलेख इनसे संबंधित है। जीवित गुप्त सेकंड की बात करेंगे तो देवबनकी अभिलेख यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का शासन था। तो भाई गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन के उत्थान तक कौन कौन से शासन किए, तो यहाँ पे मगध के गुप्त रहे, थानेश्वर के पुष्यभूति रहे, कन्नौज के मौखरी रहे और वल्लभी के मैत्रक रहे। इनके पश्चात जो है कि हर्षवर्धन जो है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाणभट्ट की रचना की बात करेंगे तो बाणभट्ट की रचना एक हर्षचरित है। इनके अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी और इसी के बेटे थे हर्षवर्धन और नंदीवर्धन। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में मिलती थी, तो हर्ष के समय की या हर्ष के काल की जो सूचनाएं मिलती थी वो कल्हड़ की कृति है राज तरंगिणी, जिसमें मुख्य रूप से जो है कि कश्मीर पे जो है कि जानकारी ज्यादा मिलती है और हर्षचरित की जानकारी जो है कि, और अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले राज तरंगिणी का तो आप हर्षचरित को भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर यहाँ पे देखेंगे सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज और प्रयागराज में। प्रत्येक 5वें वर्ष पे वो जो ये प्रोग्राम होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, जिसमें राजा शामिल होते थे। और जब हर्षवर्धन शामिल हुए थे तो ये 6ठे नंबर की हो रही थी और इसे 18 देशों में ह्वेनसांग जो है कि उपस्थित भी थे उस समय। अर्थात कि सम्राट हर्षवर्धन क्या करते थे, कन्नौज और प्रयागराज में स्पेशली जो है कि अपनी जितनी भी उन्होंने संपदा कमाई थी 5 साल में उसका एक निश्चित हिस्सा जो है कि दान कर देते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो जो हर्षवर्धन जिस परिषद में शामिल हुए उसका नंबर था 6ठा, तो 6ठे नंबर की थी और ह्वेनसांग भी यहाँ पर उपस्थित था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोकने के लिए पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ना शुरू किया और ऐसा साक्ष्य मिलता है एहोल प्रशस्ति या एहोल अभिलेख में कि ह्वेनसांग का विवरण दिया गया इसमें और पुलकेशिन का कि ये पुलकेशिन ने फिर हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ह्वेनसांग जिसे कहते थे, इसने सामान्य दशाओं और संस्कृतियों का भी वर्णन यहाँ पे किया है भारत की। फिर वहीं पे अपराधों के दंड का प्रश्न है अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय का साधन थे। यानी अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है, पाप किया, जो भी किया, तो उसे अग्नि जल विष किसी भी आधार पर जो है कि हम दे सकते थे। अब यहाँ पे व्यापारियों को नौघाटों एवं नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। सड़कों पर आवागमन पूर्णतः रूप से सुरक्षित नहीं था, लूटे जाने का वर्णन था। खुद ह्वेनसांग ने जो है कि लूटे जाने का वर्णन किया कि उसे भी लूट लिया गया था एक बार। व्यापारिक मार्गों, घाटों और बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर हुआ करता था मथुरा। यानी कि जब ह्वेनसांग भारत में था तो उसमें मथुरा जो है कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फेमस माना जाता था। और यहाँ पे एक टर्म्स देखते हैं हम लोग, वो टर्म क्या है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन से शब्द का? कौसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि 1.5 साल तक ये अध्ययन करता रहा योग शास्त्र पे और उसके बाद इसने एक बुक भी लिखी अपनी यात्रा वृत्तांत CU की, जिसे हम कहेंगे। इसके बाद वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और धान्य कट होते हुए कांची पहुंचा और कुलपति आचार्य इसके समय सीलभद्र थे जिस समय ये पढ़ाई कर रहा था। अर्थात जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय स्टडी कर रहा था तब कुलपति वहां के सीलभद्र महोदय थे। ये 1.5 साल तक लगभग जो अध्ययन करता रहा और इसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी CU की और इसके बाद ये बंगाल, उड़ीसा और धान्यकट होते हुए जो है कि कांची पहुंचा था। इत्सिंग जो भारत में आया था 7वीं शताब्दी में, मतलब 671 से 695 ईस्वी में ये भारत आया था। भारत में साख पत्रों का जो प्रचलन हुआ था वो बहुत प्राचीन था और जिसे हुंडी कहा जाता था। क्या कहते थे इसे? हम हुंडी कहते थे दोस्तों। प्राचीन कालीन
अगर हम बात करें प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख युन इन तू और थियान तू के नाम से किया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कि मतलब थियान तू और यिन तू क्या है, तो ये प्राचीन भारत के नाम हैं जो चीनी लेखकों ने इसका प्रयोग किया। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। जब गुप्त युग समाप्त हो रहा था और हर्षवर्धन का युग आ रहा था तो व्यापार का केंद्र जो उज्जैन हुआ करता था उसे हटाकर ये कन्नौज होने लगा। और उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद तो बढ़ गया था, लेकिन बाद में जो कन्नौज का मतलब कि जो उद्देश्य था या कन्नौज का जो महत्व था, गंगा यमुना द्वाब पे होने की वजह से, खेती की पैदावार होने की वजह से इसका महत्व फिर बढ़ने लगता है। तो कन्नौज में जो है कि ज्यादा फोकस होने लगता है और इसी कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हमें देखने को मिलेगा, जिसमें चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और आपके पाल वंश शामिल होंगे बंगाल के। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता, यानी कि सामंतवाद का जो विकास देखने को मिला, डेवलपमेंट, वो हमें गुप्तोत्तर काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस काल में भूमि स्वामी जो मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में है, यानी कि जो भूमि का स्वामी था वो मध्यस्थ वर्ग कहलाया और जो आश्रित था उस भूमि पर उसे हम कृषक वर्ग कहते थे। अब यहाँ पे विदेशी यात्रियों उनके भारत भ्रमण की बात करें तो फाहियान आया था 399 से 414 ईस्वी तक रहा। वेनसांग की बात करेंगे 629 से 645 ईस्वी तक। इत्सिंग की बात करेंगे 671 से 695 और अल मसूदी की बात करेंगे 915 से 16 तक था। तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान देना कि जो फाहियान था ये मुख्य रूप से गुप्त पीरियड में आया था। वेनसांग की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और इत्सिंग की बात करेंगे तो ये भारत में 7वीं शताब्दी में आया था। अब और जानकारी कलेक्ट करें तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जैद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था। जो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख इन्होंने किया था। हालांकि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। ये जो सांबपुर यात्रा उत्सव है ये सूर्य पूजा से संबंधित है। सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व क्या क्या थे, किसे हम सामंती व्यवस्था के रूप में जानते थे, तो आप देखोगे कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय जो होता था ये क्या थी, एक तरीके से भूमि के नियंत्रण पर ही तो था कि स्वामित्व दे दिया जाता था कुछ लोगों को। वहीं सामंत तथा उसके अधिपति के बीच, यानी अधिपति मतलब स्वामी के बीच स्वामी और दास का संबंध बना रहता था। यानी कि जिस व्यक्ति ने किसी को भूमि दे दी गई है भूमि दान के रूप में सामंतवादी व्यवस्था के लिए, तो जिसने दी है वो राजा हो गया यानी स्वामी हो गया और जिसको दी गई है वो दास हो गया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य जिनका जन्म केरल में हुआ था, इनके बारे में अगर हम देखें तो 4 धाम इन्होंने स्थापित किए हैं। एक पुरी ओडिशा में स्थापित किया, ज्योतिर्मठ यूके में स्थापित किया, श्रृंगेरी कर्नाटक में और द्वारका गुजरात में स्थापित किया। बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर इन्होंने रोक लगा दी थी। वेदांत का इन्होंने प्रसार किया था शंकराचार्य ने, और जिसमें कौन से वेदांत का, अद्वैतवाद का इन्होंने प्रसार किया था। अब यहां पर अगर हम देखें तो 4 धाम भी इन्होंने बताया कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, जबकि छोटे 4 धाम जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है। ये 4 धाम भी इनके द्वारा जो है कि, और वहीं पे एक 4 मठ की बात करेंगे तो ज्योतिर्मठ हो गया आपका मतलब कि उत्तराखंड में, श्रृंगेरी कर्नाटक में, पुरी ओडिशा में और द्वारका गुजरात में, जो इनके द्वारा डेवलप किए गए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे दरबारी कवि और राजा की बात करेंगे। किसकी? दरबारी कवि और राजा की बात करेंगे। तो जैसे अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में था। कालिदास की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरिसेन की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे और बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो इसी तरीके से अब हम और भी आगे चीजों को कलेक्ट करते हैं। जैसे भोज की बात करेंगे तो जो भोज हो गए वो धार से संबंधित थे, यानी कि शासक जो थे। दुर्गावती की बात करेंगे तो गोंडवाना से संबंधित थी। समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो विदिशा से, और अशोक की बात करेंगे तो उज्जैन से हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध स्थल है और वर्तमान में राज्य, जैसे भिलसा की बात करेंगे तो ये एमपी में आता है। द्वार समुद्र यानी हलेबीड की बात करेंगे, होयसल के द्वार समुद्र तो कर्नाटक में आता है। गिरिनगर की बात करेंगे तो ये गुजरात में जाएगा, और स्थानेश्वर या थानेश्वर की बात करेंगे तो ये हरियाणा हो जाएगा, जो हर्षवर्धन के समय में प्रचलित था। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोगों ने चीजों को कवर कर लिया है, लेकिन अभी क्लास हमारी कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि आज ये हमारी सेकंड लास्ट लेक्चर होगा 4th नंबर पे, और इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर आएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 5, जहां से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मिडिवल हिस्ट्री की और क्लास रह जाएगी और केमिस्ट्री की रह जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सारे शॉर्ट नोट्स को कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर आप भी इसकी पीडीएफ को बाई करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, और इससे आप बार बार रिवीजन करना चाहते हो उन सारे फैक्ट्स को जो यहाँ पर हमने कवर कर लिए पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल ये 10
मतलब 40-45 पेज की पूरे नोट्स है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री वाले। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, वहां से आपको पूरी प्रोसेस पता चल जाएगी पेमेंट सिस्टम की, और आप उसे वहां से परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं प्राचीन भारत में जो स्थापत्य कला था। हालांकि स्थापत्य कला का मुख्य रूप से तो मुगल काल में और आपके सल्तनत काल में विकास देखने को मिलता है, जब मुस्लिम शासन यहाँ पे चलते हैं मध्यकालीन भारत में। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में। इस जो मतलब मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे अभिलेख, स्तूप, चैत्य विहार, इन सभी को देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे स्थापत्य कला के बारे में। तो जैसे कि खजुराहो मंदिर की बात करें तो इसका स्थापत्य के निर्माण में चंदेल शासकों, जिसमें धंगदेव 950 से 1050 द्वारा निर्मित कराया गया, और ये एमपी के छतरपुर जिले में आता है और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कैसे अगर मैं बात करूं तो देखो, खजुराहो मंदिर जो है महोबा से 60 किलोमीटर दूर जो है कि एक एमपी में छतरपुर नाम का जिला आ जाता है, खजुराहो भी मान सकते हो। वहां पे चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, स्पेशली धंगदेव। अगर आप लोगों ने खजुराहो मंदिर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, वहां पे विजिट भी कर सकते हो। हालांकि वहां पर जो है कि कामसूत्रा में जो जो बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में वहां पे प्रदर्शन किया गया है, जो हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति के बारे में बताता है। वहीं खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, क्योंकि वहां पे 3 और भी मंदिर है उसी खजुराहो में, नागर शैली में स्थापित है। तो ये मांगतेश्वर मंदिर हो गया। मुरैना की बात करेंगे जो एमपी में आता है, इसके समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में अगर कहें तो यह कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित है और एक वृत्ताकार मंदिर है। जैसे ऐसा लगता है कि जो हमारा कच्छप होता है यानी कि कछुआ होता है, उसके ऊपर की जो ढाल होती है गोल कलर की, उससे निर्मित है। तो यहाँ पर आपने खजुराहो मंदिर देख लिया, 64 योगिनी मंदिर भी देखा, एमपी में है। और इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, और प्रेरणा स्रोत बना भी। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्तूप की। तो स्तूप क्या है, यहाँ पर सांची में देखने को मिलेंगे, और चित्रकारी बाघ में मिलेंगे, यानी कि जो बाघ गुफा आपने को देखने को मिलेगी अजंता के पास जो महाराष्ट्र में आती है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति जो मथुरा में देखने को मिलेगी, मतलब कि कनिष्क की एक ऐसी मूर्ति होगी जिसमें सिर नहीं है, केवल जो है कि पूरा धड़ है। दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल एमपी के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर भी है, भीमबेटका की गुफाएं भी हैं जो रायसेन जिले, और सांची के स्तूप भी शामिल रायसेन जिले के। तो ध्यान देना कि ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वहां पे है। अच्छा, मंदिर स्थापत्य की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूर्ति पूजा के प्रमाण तो हमें जो है कि वैदिक सभ्यता में मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले, सातवाहन काल में मिले। लेकिन अगर सबसे पहले हम मंदिर स्थापत्य की बात करें, मंदिर संरचना की बात करें, तो गुप्त काल में ही सबसे पहले हमें मंदिर के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उससे पहले कोई भी मंदिर निर्माण भारत में नहीं हुआ था। जो आप नागर शैली पढ़ते हो, द्रविड़ शैली पढ़ते हो, बेसर शैली पढ़ते हो, ये सभी शैलियां जो थी मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, और ये धीरे धीरे करके गुप्त काल और उसके आगे वाले आने वाले समय में डेवलप हुई थी। जैसे अगर हम बात करें मंदिर स्थापत्य की, तो स्वतंत्र आधार जो कि चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। खजुराहो के मंदिर में जो मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप में जुड़े हुए। लाडंगा की बात करें, लाडंगा की, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है और बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य है, और यह मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। द्रविड़ शैली का मंदिर जो है कि होता है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया है, राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ, और पूर्ण रूपेण जो है कि तैयार हुआ, जो पूर्ण रूपेण तो वर्मन द्वितीय के समय हुआ था, महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय। तो अगर आपको मैं बताऊं कि देखो कैलाश मंदिर 2 है, एक राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया था, एक पल्लव शासक के द्वारा बनवाया था। तो यहां पर हम बात करेंगे कांची का कैलाशनाथ मंदिर। और कांची का मंदिर कहां पे था, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में शासन कौन कर रहा था, पल्लव कालीन लोग थे, और इस समय ये राज सिंह शैली में डेवलप किया गया था, जिसमें आप देखोगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ग्वालियर का एक तेली मंदिर बहुत फेमस है, यहाँ एमपी के ग्वालियर में तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का बना हुआ है। हालांकि अगर हम बात करेंगे तो उत्तर भारत में जितनी भी आपको मंदिरों की शैली मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नागर शैली मिलेगी। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे जो मंदिरों की शैली मिलती है वो द्रविड़ शैली मिलती है, जिसमें शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे लेपाक्षी मंदिर देख लो, मीनाक्षी मंदिर देख लो, मदुरई मंदिर देख लो। ये सब जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी जो शिला है, जो ऊपर की जो शीर्ष होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत विराट होते हैं। आप साउथ इंडियन की मूवीज में देख सकते हो। लेकिन ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक ऐसा तेली मंदिर है जहां पे द्रविड़
शैली का शीर्ष देखने को मिलता है, बाकी सभी नक्काशियां तो नागर शैली में है। तो यानी नागर शैली के क्षेत्र में आपको द्रविड़ शैली का विकास देखने को मिला यहाँ पे, और इसकी वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध विषय वस्तु का मिश्रण देखने को मिलता है। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, मुंबई के बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित है, और कुल 109 गुफाएं इसमें है, जिसका निर्माण पहली शताब्दी बीसी में हुआ, बौद्ध मठ के रूप में, जो बौद्ध भिक्षुओं को निवास स्थान और ध्यान के लिए थे। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि आपके अरावली पर्वत पर स्थित है माउंट आबू, और इस पे जो है कि आबू का दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, ये संगमरमर के बने हैं, जिसमें विमल वसाही मंदिर का निर्माण विमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? विमल शाह ने। और अब हम बात करेंगे पालीताड़ की। पालीताड़ की बात करेंगे तो ये एक जैन मंदिर है जो कि भावनगर में है, गुजरात में, और शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित और जैन तीर्थंकरों आदिनाथ को ये समर्पित है। तो इसी तरीके से अब हम आगे देखेंगे। एलिफेंटा की बात करें तो इसका निर्माण जो है कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया, और यहाँ पे जो प्रसिद्ध त्रिमूर्ति है वो शिव की प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त होती है। हालांकि यहाँ पे एलिफेंटा में आपको 7 मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसमें हिंदू भगवान शिव के लिए होगा, और 2 बौद्ध गुफाएं देखने को मिलती हैं, और जो 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो ये एलिफेंटा की गुफा जो है वो बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित है। वहीं एलोरा की बात करेंगे तो यहाँ पे 34 जो है कि हमें गुफाएं देखने को मिलती है जो शैलकृत होती है, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ पे हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्म से संबंधित है। अब यूपी पीसीएस और यूपीएससी क्या करता है कि आपको एलिफेंटा और एलोरा में कंफ्यूज करता है। एलिफेंटा में आपका हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म है, जबकि एलोरा में आपका हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों ही यहाँ पे समर्पित हैं। अगर हम इसकी बात करें निर्माण की, तो इसको भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही निर्मित किया गया। 1983 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। ये कहाँ पे? तो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के, द्रविड़ शैली में है, और कैलाश मंदिर भी यहाँ पे फेमस है, क्योंकि एलोरा का भी एक कैलाश मंदिर है और एक कांची का भी कैलाश मंदिर है। कांची तमिलनाडु में है, तो यानी पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। और यहाँ पे जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये आपको किसने बनवाया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा से संबंधित में किया गया चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाओं में अवशिष्ट है, जो लोक जीवन से संबंधित चित्र है। तो ध्यान देना, जो बाघ गुफाएं हैं ये भी वहीं पे है, और ये गुप्त काल से संबंधित हो जाएंगी। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, जिन्हें पांडव लेनी भी कहा जाता है। बौद्ध गुफाएं मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध गुफाएं सबसे अधिक है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्मों को। जैन धर्म वाले को जो है कि राष्ट्रकूट का संरक्षण प्राप्त था। और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। अब यहाँ पर कुछ गुप्त मंदिर हैं और उनके स्थान पूछे जा रहे हैं जो गुप्त काल में थे। जैसे आप देखोगे ईंटों से निर्मित एक मंदिर है जिसको हम भीतरगांव मंदिर कह देते हैं। फिर दूसरा दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। शिव मंदिर की बात करेंगे तो भुमरा एमपी में है। विष्णु मंदिर की बात करेंगे तो एरण, या यहाँ पे आप तिगवा भी कर सकते हो। कानपुर के यूपी में स्थित एक भीतरगांव मंदिर है, और मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। जो कि मंदिर का निर्माण कब हुआ? 5वीं से 6ठी सदी के मध्य हुआ। और ये मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हालांकि पहले मंदिर जो मिलते थे चट्टानों के मिलते थे, लेकिन ईंटों के जो है कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, नागर शैली प्लस मुख पूर्व की ओर मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर, और इसका निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। ईंटों भीतरगांव मंदिर के बारे में बताया गया है। अब अजंता की गुफाओं के बारे में बात करें, जैसे एलोरा पढ़ लिया, एलिफेंटा पढ़ लिया, अजंता की बात करें तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाकाटक के अधीन राजसी संरक्षण प्राप्त था, जागीरदारों का निर्मित था, गुप्त शासकों का भी यहाँ पे संरक्षण प्राप्त था। अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये गुफाएं जातक कथाओं से प्रेरित है और एकास्मक पत्थर पर निर्मित है। एकास्मक पत्थर का मतलब होता है कि जिसमें कोई नया पत्थर जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक बड़ी सी चट्टान के पत्थर को तराशा गया है। और अजंता में अगर आप देखोगे तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा यहाँ पे बहुत फेमस है, और ये अगर आप देखोगे वाघोरा नदी घाटी में अवस्थित है, और दूसरी ईस्वी से 7वीं ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सांची स्तूप के बारे में, तो ये बेतवा नदी के पश्चिम में एमपी के रायसेन जिले में निर्माण अशोक के द्वारा किया गया। पांडुलेना गुफा की बात करें तो देव मंदिर है गोदावरी नदी घाटी में, और 24 गुफाओं की श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काट के किया गया, पांडुलेना। अमरावती स्तूप की बात करें तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर निर्माण इसका सातवाहनों के द्वारा किया गया, अमरावती स्तूप की बात करेंगे। फिर इसी में अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं हमें। भित्ति चित्रकला मतलब जो दीवालों पर चित्रकला छापी जाती थी, उसके प्रमाण हमें अजंता की गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं और लेपाक्षी मंदिर में। हालांकि भीमबेटका गुफा में भी हमें देखने को
मिले थे। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करेंगे जो 630 से 668 ईस्वी के समय में उपाधि इसने महागल्ल की ली थी। महामल्ल यानी कि महामल्ल के साथ मामल्ल शैली का विकास किया गया और ये दो प्रकार के स्मारक बनाते हैं, एक तो ये मंडप बनाते हैं और एकात्मक पत्थर से भी निर्मित थे। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो है कि ऐतिहासिक हस्तस्थल थे जिनको पूछा जा रहा है, जैसे हम्पी की बात करेंगे तो ये कर्नाटक हो गया, नागार्जुन कोंडा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, और शिशुपालगढ़ की बात करेंगे उड़ीसा हो जाएगा, और वहीं अरिकमेडु की बात करेंगे तो पुदुचेरी। तो अरिकमेडु आपको याद रहना चाहिए। और इसी तरीके से अब हम आगे देखते हैं अरसवल्ली मंदिर। अरसवल्ली मंदिर जो कि अरसवल्ली गांव यानी आंध्र प्रदेश में बनाया गया और ये 7वीं शताब्दी का प्रमुख एक सूर्य मंदिर है जो कि कलिंग राजा देवेंद्र वर्मा द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ओंकारेश्वर की बात करें तो एमपी के खंडवा जिले में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है ये। अमरकंटक, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थान भी इसको माना जाता है। और श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर की बात करेंगे तो अमरकंटक के पास शहडोल रोड पर स्थित है। ये शिव को समर्पित है ज्वालेश्वर मंदिर। तक्षशिला की बात करें तो सिंधु और झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र है और ये शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। सोनगिरी की बात करें तो जहां पे 103 जैन मंदिर बने हुए, किसके सन्निकट स्थित है तो दतिया एमपी के, और ये दिगंबर जैनों से संबंधित है। इसके चारों ओर सफेद जैन मंदिर स्थापित है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है और शिव को समर्पित है और नाम इसका रखा गया नेम विरूपाक्ष। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर की 3 वास्तुकार शैलियां हैं जो कि 3 मुख्य शैलियां हैं। और अगर हम बात करें नागर शैली की जरा विशेषता की बात कर लेते हैं तो आपको देखो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नागर शैली ये उत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित थी। ओडिशा मंदिर जो है कि ओडिशा में जितने भी मंदिर हैं वो मुख्य रूप से इसी शैली में बनाए गए हैं। द्रविड़ की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत में विशेषकर कृष्णा और कुमारी अंतरीप के मध्य जो कि तमिलनाडु के तट पर है, इसके बीच में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो सारे के सारे द्रविड़ शैली में थे। लेकिन बेसर की बात करेंगे तो नागर और द्रविड़ के सम्मिश्रण से हुआ है और ये चालुक्य शैली भी इसे कहा जाता है। चालुक्य शासकों में ज्यादा डेवलप हुई, इसीलिए ये आप देखोगे विंध्य की पहाड़ियों से लेकर आपको देखने को मिलेगा कृष्णा नदी के तट तक। पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण एक पंचायतन मंदिर होता है। यानी जैसे यहाँ पर एक मुख्य गर्भगृह होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक मंदिर हो गया मेन मंदिर, तो इसके चारों ओर जो है कि एक छोटे छोटे मंदिर हो जाएंगे और इस वजह से पंचायतन मंदिर हो जाएगा क्योंकि इसका जो मेन मंदिर है वो कोर में होगा। नैमिषारण तीर्थ की बात करेंगे तो ये सीतापुर जिले में स्थित है और महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां यहाँ पर दान कर दी थी। जो महर्षि दधीची थे इन्होंने देवताओं को अपनी अस्थियां क्या कर दी, दान कर दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध कर दिया। यानी ये जो देवराज इंद्र है उनका जो हथियार है वज्र वो कहीं ना कहीं हड्डियों का ही बना होता है, तो ये माना जाता है कि दधीची ने ये अपनी सारी हड्डियां इनको दान कर दी थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवियां जो संगीत में, नीचे की ओर एक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, ये अजंता की गुफा नंबर 26 में दिखाया गया है। विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम में दिखाई गई है। उदयगिरी की एमपी की गुफाओं में ऐसी प्रतिमा स्थापित है जिसमें वराह अवतार को भूदेवी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते हुए दिखाया गया है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। और यहाँ पे हम उड़ीसा यानी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर जो कि नागर शैली में बना हुआ है, इसका मुख्य मंदिर 7वीं शताब्दी में ललोट ढुकेश्वरी ने बनवाया था, जबकि वर्तमान स्वरूप का निर्माण जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। अब ययाति केसरी कह सकते हो। धौला स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक ने कराया था। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया महत्वपूर्ण जो है कि सारे चैप्टर प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दक्षिण भारत की ओर जब चलेंगे तो चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग, तो ये सारे के सारे हमें युग पढ़ने हैं दक्षिण भारत के। लेकिन इन सारी चीजों को अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हमारी, जो कि हमारी आखिरी क्लास होगी। और वो आखिरी क्लास कौन सी होगी, 5th लेक्चर हमारा कंप्लीट होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ और भी चीजें आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और हमारे चैनल से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको कोई भी अलग से कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कोर्स सेल आउट नहीं होता है और ना ही कोई हमारा अलग से कोई प्लेटफॉर्म है। ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि अब इसकी कॉपी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्योंकि ग्लैंस एकेडमी पे मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था कि कोई एक कॉपी बना रहा है इस चैनल की, तो वो ध्यान देना कि पर्सनली जो है कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी मेरी वीडियोस हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।